हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी की आज पहली क्लास से। ज्योग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल में हम कई चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, टोपोलॉजी, ये वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। सबसे पहले पृथ्वी की बात करते हैं हम। पृथ्वी का आकार कैसा है? लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, जबकि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी जो है जियोड है। जियोड का मतलब जैसे बोलते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है गोल ना होकर उबड़ खाबड़। जैसे अब मान लीजिए पृथ्वी को हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, जबकि पृथ्वी गोल नहीं है, नहीं अंडाकार शेप में। पृथ्वी पे कहीं जैसे मान लो हिमालय पर्वत निकला हुआ है, ये पहाड़ दहाड़ निकले हुए हैं, ये यहाँ पर जो है कुछ धसा हुआ है, इस टाइप से जो है ना पृथ्वी का आकार कुछ इस टाइप से है। कहीं कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं कैसे ये, कहीं कैसे, तो इस टाइप से पृथ्वी का आकार है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पृथ्वी का आकार जो है जियोड है। जैसे हम अपने फेस को ही लेते हैं, कैसे किसी का लोग कहते हैं किसी का फेस बिल्कुल गोल है। गोल तो किसी का फेस नहीं होता, जनरली फेस होता है। देखो किसी की नाक निकली, कान, आंख, बाल वगैरह ये चीज होते हैं। कोई भी गोल चीज होती है वो प्रॉपर गोल नहीं होती है। वो गोल चीजें जो होती हैं वो गोल में आती हैं, लेकिन जो है पृथ्वी का आकार हम लोग पढ़ेंगे कि जियोड है। कहीं क्वेश्चन में आएगा पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल, अंडाकार, जियोड, तो हम लोग टिक करेंगे जियोड पे, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? अंतरिक्ष के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। कहते हैं रसायन भाषा में से कॉर्पोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रासायनिक भाषा में से हम कॉर्पोलॉजी कहते हैं। हमारा जो है सबसे करीबी तारा है इस समय सूर्य है। सूर्य है हमसे सबसे बड़े करीबी तारा सूर्य है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा को अपनी चमक मिलती है। तो इसलिए हम चंद्रमा आपको पता ही है उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे कि जो है चंद्रमा किस तरीके से चमकता है और कहाँ से उसे प्रकाश मिलता है, किस टाइप से प्रकाश मिलता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, ठीक है। सूर्य सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सूर्य सबसे पहले तो एक गैसों का एक जो है समूह होता है। गैसों का एक समूह होता है, इसे हम बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका या नेबुला। नेबुला ये गैसों का जो समूह होता है, ये जो है अधिक प्रेशर दबाव के कारण इसमें आग लग जाती है। आग लगने से जलने लगता है, जिससे जिससे जब इसमें आग लग जाती है, जब ये जलने लगता है, तब इससे जो है सूर्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। भाई सबको पता है सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का गोला है। आग को सूर्य होने के लिए इसमें आग तो चाहिए ही चाहिए। तो जब गैस में आग लग जाती है तभी इसे सूर्य सूर्य बन जाता है। सूर्य बनने से पहले ये क्या होता है? बादलों का एक समूह होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सूर्य है, अब किसी भी चीज में हम लोग जलाते हैं तो वो परमानेंट लाइफ टाइम तो जलती नहीं रहती है। उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम बाद जो है इसमें जो है आग खत्म होने लगती है। तो जब आग खत्म होने लगती है तब इसका तब ये जो है लाल दानव का रूप ले लेता है। अब पहले तो सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य क्या है? स्टार। सूर्य एक स्टार है, ठीक है। अब स्टार क्या होता है? जिसके पास अपनी हीट प्रकाश होता है वही जो है स्टार कहलाता है, ठीक है। अब सूर्य में होता क्या है? नाभिकीय इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलग्न अभिक्रिया होती है।
नाभिक की संलयन। नाभिक की संलयन होता है किसका किस में? हाइड्रोजन का हीलियम में। हाइड्रोजन का हीलियम में। हाइड्रोजन का हीलियम में स्टार जिसके पास अभी हमने बताया था जिसके पास ऊष्मा होती है, अपना ऊष्मा अपना प्रकाश होता है, ऊष्मा प्लस प्रकाश, उसे हम स्टार के। तो सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है? 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसकी कौन सी पोजीशन में ये रहता है जो लावा अपना? तो ये होता है प्लाज्मा। ठीक ठीक, अब देखते हैं नाभिक की संलयन। अब लोग पूछेंगे कि मतलब इसमें ये गैसें होती हैं तो गैसों का किस में होता है? तो नाभिक की संलयन अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन की हीलियम में। ठीक, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, संलयन होता है। अब इसमें अब लोग बात करेंगे कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है। इसमें इसमें जो आग की अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? भाई आग तो सबको पता है कि कौन सी अवस्था में होती है, लेकिन जो आग जलाने वाला मटेरियल होता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? आग जलाने वाला जो मटेरियल होता है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अब प्लाज्मा अवस्था कौन सी अवस्था होती है? जैसे अपन लोगों ने नोटिस करा होगा कि हम लोग पन्नी वगैरह जलाते हैं तो पन्नी जब पिघलती है तो उसके बाद जब वो एकदम जो है ना गाढ़ी गाढ़ी सी और क्या कहते हैं लिक्विड टाइप में हो जाती है ना, वो लिक्विड में होती है ना वो, तो वो उसे हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। जैसे हम प्लाज्मा अवस्था हम बोल सकते हैं अपने गले की खकार जो वगैरह होती है उसे, वो भी प्लाज्मा अवस्था में होती है। और सोना पिघला हुआ सोना, पिघला हुआ लोहा जो जो 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसे जिसे पिघलाया जाता है तब उस वस्तु जो है पिघला हुआ शीशा, आप लोग यूट्यूब वगैरह पे कभी सर्च करना है कि पिघला हुआ लोहा या जो लावा होता है, लावा ज्वालामुखी से निकलने वाला, वो भी प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब सूर्य के बारे में देख लें। अब सूर्य धीरे धीरे ईंधन खत्म होने लगता है तब ये जो है एक लाल दानव का रूप ले लेता है। जब इसका ईंधन खत्म जब इसका ईंधन खत्म होता है तो ये क्या बन जाता है? लाल दानव, जिसे हम रेड जायंट भी बोलते हैं। चलो इसका पता नहीं है, इसे हम बोलते हैं रेड जायंट। इसका आकार थोड़ा सा ना बढ़ जाता है जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है, तब ये जो है इसका आकार ना कुछ बड़ा हो जाता है सूर्य से। ये जब लाल दानव बन गए तो ये चमकना जब कम करता है, अब इसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। इसकी जब चमक धीरे धीरे कम होने लगती है तब ये जाकर बनता है श्वेत वामन। जब इसके बाद जो इसकी चमक जब धीरे धीरे कम होती है तब ये बनता है श्वेत वामन। श्वेत वामन बिल्कुल पूरी तरह से चमकना बंद कर देता है तब बनता है काला वामन।
इसमें एक ये दो भागों में बनता है, ठीक। एक इसका दूसरा जो बनता है अभिनव तारा, दोनों की कंडीशन अलग अलग रहती है। सबसे पहले इसी को देखते हैं। जब रेड जाइंट जो है, इसे हम बोलते हैं रेड जाइंट, लाल दाना, जब जो है चमकना कम कर देता है तब ये बन जाता है श्वेत वामन, और जब चमकना बंद कर दिया काला वामन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ, इसे बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। अब इसको बस ये इस वाली पोजीशन में तो केवल इतना ही जाएगा। अब कंडीशन क्या होती है, अगर सूर्य से बड़ा है, इन दोनों को दो भाग में बांटने के लिए एक चीज के लिए होता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि ये जो लाल दानव है ये श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा। अब अभिनव तारा इसमें क्या कैसे डिसाइड करते हैं? अगर ये सूर्य से नहीं, ये अगर ये सूर्य से 1.44 गुना छोटा है तब तो ये बनेगा श्वेत वामन। सूर्य के बराबर या सूर्य के बराबर या सूर्य से छोटा होने पे ये बनेगा श्वेत वामन। सूर्य से बड़ा होने पे ये बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा या सुपरनोवा भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे सुपरनोवा बोलते हैं, हिंदी में हम इसे विस्फोटक तारा बोलते हैं, ठीक है। अब अभिनव तारा भी जो टूटता है कितने भागों में? अभिनव तारा टूटता है 3 भागों में। अब विस्फोटक तारा जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि विस्फोटक तारा है, तो इसमें विस्फोट होगा, ठीक है। अब जब इसमें विस्फोट होगा तभी 3 भागों में टूटेगा। न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर, ठीक है। विस्फोट बाकी तो और भी जो है पार्टिकल जो अलग अलग होते हैं विस्फोट होने वाले, लेकिन हम लोग उसकी इतनी गिनती नहीं करते। ये मेन जो पार्ट्स होते हैं अब उनकी गिनती करते हैं। ये भी अभिनव तारा विस्फोट करेगा तो ये 3 भागों में टूटेगा। सबसे पहला होगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। इसकी पहचान सबसे बड़ा, पल्सर, चमकने वाला, चुंबकीय क्षमता होगी क्वेसर। जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा उसे हम बोलेंगे न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा की पहचान ये सबसे बड़ा टुकड़ा होगा। पल्सर सबसे अधिक चमकने वाला, ठीक है। इक्वेसर चुंबकीय क्षमता वाला। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अब अभिनव तारा टूटेगा, सबसे बड़ा जो तारा बनेगा वो होगा न्यूट्रॉन तारा। उसमें कोई चमक वगैरह नहीं होगी। तो और तो पल्सर हो, पल्सर तो चमकने वाला। पल्सर तो गाड़ी के जैसे नाम, पल्सर एक गाड़ी है तो वहीं से नाम लिया गया है इसका। पल्सर गाड़ी का नाम यहाँ से लिया गया है कि पल्सर सबसे अधिक चमकने वाला तारा पल्सर। सबसे अधिक चुंबकीय क्षमता वाला तारा क्वेसर, ठीक है। अब ये तारे भी जो है ना,
क्या होता है, कभी कभी जो न्यूट्रॉन तारा होता है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। जो न्यूट्रॉन तारा होता है ये कभी कभी क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, किसी किसी कंडीशन में भी सिकुड़ने लगता है। अब न्यूट्रॉन तारा जब सिकुड़ने लगेगा तो ये एक रूप ले लेता है ब्लैक होल का। हमने सुना है ब्लैक होल, तो नाम आपने सुना ही होगा। ब्लैक होल एक कल्पना है या हकीकत है इसका तो पता नहीं, लेकिन नाम सुना होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल का सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ब्लैक होल का। इसकी एक मिट्टी चम्मच इसकी एक चम्मच मिट्टी का वजन जो 10,000 हाथियों के भार के भी बराबर होता है और ये ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब मान लो इसका वजन जो है एक चम्मच मिट्टी का वजन 10,000 हाथियों के बराबर है, तो सोचो अगर एक चुटकी अगर हाथ पे रख दिया जाए तो हाथ तो उठेगा ही नहीं, दब जाएगा, वहीं छेद हो जाएगा हाथ में। अब मान लो इस ब्लैक होल को अगर कहीं मान लो किसी से ग्रह से टकरा गया, पृथ्वी से टकरा गया या सूर्य से टकरा गया, इसके प्रकाश भी आसपास नहीं आ सकता, इतना घनत्व होता है इसका। ठीक, अब घनत्व कैसे चेक करते हैं, जैसे किसी चीज को हम बहुत, अब जनरली अपने सिल्वर फाइल जो बारातों वगैरह में आपने देखा होगा, जो खाने वगैरह के काउंटर होते हैं उनको सजाने के लिए सिल्वर फाइल करके होती है, उसका यूज करा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बहुत जो है बड़ी फाइल होती है तो उसका काफी बड़ा टुकड़ा लेकर हम उसे दबाते रहे तो एक छोटी सी बॉल का रूप ले लेता है, तब उसका वजन बढ़ जाता है, जबकि वजन बढ़ता नहीं, वजन उतना ही रहता है, लेकिन उसका जो है ना घनत्व बहुत कम हो जाता है। तो उस हिसाब से इसका भी जो है ना घनत्व बहुत अधिक होता है। सबसे ज्यादा घनत्व अगर किसी का है तो वो है ब्लैक होल। ठीक है, अगर ब्लैक होल किसी से टकरा गया तो उस चीज का तो खत्म होना निश्चित है। अब मान लो पृथ्वी से अगर टकराया तो पृथ्वी को आर पार छेद करके चला जाए, बुध से टकराया बुध को, चंद्रमा को, जिससे भी टकराया उसको खत्म कर देगा पूरी तरह से। ठीक, लेकिन टकराने की संभावना बहुत कम रहती है, ये भी हम आगे बताएंगे कि टकराने की संभावना बहुत कम क्यों रहती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ब्रह्मांड के लिए यही है हमारे लिए। इसकी खोज किसने करी थी, ब्लैक होल की खोज करी थी चंद्रशेखर जी ने, एस चंद्रशेखर। इसको भी ध्यान रखना है हमें, इसकी खोज किसने करी, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने इसकी खोज करी थी। अब चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, पहले थोड़ा सा चंद्रशेखर सीमा के बारे में देख लेते हैं। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के बराबर। अभी हमने बताया था कि रेड जाइंट दो भागों में टूटता है, अगर सूर्य से बड़ा है तब तो बनेगा विस्फोटक तारा, सुपरनोवा। अगर सूर्य से बराबर है या सूर्य की छोटा है तब बनेगा श्वेत वामन। ठीक है, तो इसके चंद्रशेखर सीमा जो होती है 1.44 सूर्य के बराबर या सूर्य से छोटा, इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई तारा श्वेत वामन बनेगा या विस्फोटक तारा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आकाश गंगा के बारे में देखेंगे थोड़ा सा।
ठीक है।